एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे वकील ने दुबई कॉल लगाया था और मोहित से बात की थी कि आज पूरे 9 महीने के बाद तुम्हारी बरखा ने बेटे को जन्म दिया है और तुम्हें जल्द से जल्द इंडिया आना होगा, क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम ही हो और तुम्हें इंडिया में होना चाहिए। इधर से मोहित का जवाब आया कि तुम कैसे कह सकते हो, इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ। मैं अपने और बरखा के मंगनी के 2 महीने बाद दुबई आ गया था और बरखा के माता पिता ने कहा था कि उसकी शादी वो 4 साल के बाद करेंगे। तो वकील साहब बताइए कि मैं उस बच्चे का बाप कैसे हुआ। वकील साहब, पहले अपनी जांच पूरी करिए, उसके बाद आप किसी पर इल्ज़ाम लगाइए और इस बच्चे का असली बाप का पता लगाइए। क्या पता बरखा का कोई कॉलेज में ही फ्रेंड हो, उसी के साथ बरखा ने अपना मुंह काला किया हो। जाइए पहले इंडिया में ही पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। इतने दूर बैठे विदेश में मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। मुझे भी कानून आता है, मैं उल्टा केस तुम लोगों पर करूँगा। मैंने वकील साहब से कहा कि फ़ोन काट दीजिए। फ़ोन, मुझे उस नीच आदमी से कोई बात नहीं करनी है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। आप लोग सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 2 भाई थे और मुझे मेरे सबसे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। यूँ कहिए कि उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला था। क्योंकि वो मुझसे पूरे 12 साल के बड़े थे, आज तक कभी भी उन्होंने मुझे ममता कहकर नहीं बुलाया था, बहनी कहकर पुकारते थे। दीपक भाई भी मुझे बहनी कहा करते थे। दोनों भाइयों ने मुझे हाथ का छल्ला बनाकर रखा हुआ था, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। मेरी माँ अगर मुझसे किसी काम को कहती तो भाई कहते कि माँ, बहनी इतनी छोटी सी तो है, आप क्यों उसके सर पर इतना काम का बोझ डालती हो। छोटे भाई के 3 बच्चे थे, भाभी भी बड़ी प्यारी सी थी, लेकिन बड़े भाई दीपक ने शादी नहीं की थी। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने क्यों नहीं शादी की, लेकिन जब भी माँ उनसे शादी का कहती वे न जाने किन गहरी सोचों में डूब जाता था। कहते थे कि माँ, आप सब जानती हो ना, तो इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ कहती, क्यों जरा सी बात को दिल से लोग लगा कर बैठ गया है, तुम्हारा कसूर नहीं था उसमें। वे कहते हैं ना, कुछ भी था, बस अब दिल नहीं मानता। जब दिल मानेगा तो मैं खुद शादी कर लूँगा। मैं भी 12वीं क्लास में गई थी। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। वह नौजवान मेरे बड़े भाई का दोस्त था, जो काफ़ी सालों से बाहर विदेश में काम कर रहा था। काफ़ी अच्छा बिजनेस भी था और यहाँ पर बहुत बड़ा बंगला भी ले चुका था। विदेश से अच्छा खासा पैसा कमा कर लाया था और शादी का ख्याल उसे अभी आया था। उसने पहली बार मुझे अपने घर में एक पार्टी में देखा था, जो ऐसी अरेंज की गई थी, और भाई से कहा था कि अपनी सारी फैमिली को लेकर आना। मैं भी उनके साथ चली गई थी। मैंने एक खूबसूरत सी नेट की गाउन पहनी हुई थी। खूबसूरती में वैसे ही बहुत प्यारी थी। हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था तो हजारों में अलग नज़र आ रही थी। वहीं मोहित की नज़र मुझ पर पड़ी थी। हल्का गेहुए रंग का आदमी था। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की होगी और दीपक 30 साल का था। बिल्कुल मेरे बड़े भाई के हम उम्र था। भाई ने हमारी पहचान करवाया था। उसने उस वक्त बस मुझ पर एक ही नज़र डाली थी और मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप लोग आए हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। काफ़ी अच्छा इंसान था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। माँ को तो उसका नेचर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे उनके पार्टी में और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी किया गया था। बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ आई थी। शायद वह शादी का इरादा रखता था, इसलिए सबको अपने घर में दावत पर बुलाया था। जैसा वह अमीर आदमी था, हर लड़की उससे शादी के ख्वाब देखती होंगी, लेकिन मैं भी कम उम्र की थी और फिर शादी वादी के मामले में मैं बिल्कुल नासमझ थी। सुबह से माँ ने घर में खाना नहीं बनाया था। कहने लगी, रात को दावत है और सुना है कि मोहन के दोस्त ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, इसलिए खाना वहीं जाकर खाना। मैंने बस नाश्ता किया था, दोपहर को चाय वगैरह पी लिया था और उसी में अपना गुजारा कर लिया था। और जब मैं दावत पर गई थी तो मेरा सारा ध्यान खाने पर था। अगल बगल से मुझे कोई खास लगाव नहीं था। जब खाना लगा तो वाकई में लाजवाब था। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया था, फिर वापस आ गए थे। उस दिन की पार्टी को हम बहुत जल्दी भूल चुके थे। 15 दिन के बाद भाई और माँ आपस में खुसर फुसर करते हुए नजर आए थे। मैंने तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। असल रोना धोना तो मैंने उस वक्त मचाया जब माँ ने मुझसे कहा कि मोहन के दोस्त मोहित से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैं उस वक्त कुरकुरे खा रही थी, वो मेरे गले में फंस गई थी। मैं जल्दी से एक गिलास पानी पी लिया और फिर माँ को देखने लगी। मैंने कहा, वह मोहित जिसके घर हम दावत पर गए थे? माँ कहने लगी, हाँ वही, देखा ना, कितना बड़ा घर था उसका, कितना बड़ा बगीचा था। तुझे उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैंने कहा, माँ आपने उसकी उम्र देखी है और मुझे शादी करनी ही नहीं है, अभी तो मैं 12वीं क्लास में कदम ही रखा है। कहने लगी कि देखो, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। मैंने कहा, मुझे फिर भी शादी नहीं करनी, मुझे मोहन भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना। माँ कहने लगी, तुम भी अजीब हो,
लोगों को अपने माँ बाप का दुख होता है, तुम्हें बड़े भाई को छोड़ने का गम सता रहा है। मैंने कहा, मुझे शादी करनी ही नहीं है माँ। कहने लगी, तेरे बड़े भाई मोहन की भी यही इच्छा है। मैं बस रोए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी शादी, बस आप उसे मना कर दे। सच पूछिए तो मुझे वह आदमी इतना खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक भरपूर नौजवान आदमी लग रहा था। लड़कों वाली उसमें कोई बात थी ही नहीं, और मैं उम्र में बहुत कम थी। इस चीज़ की तरह कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अगर कोई फिल्मी सीन देखते हुए हीरो हीरोइन पसंद भी आता तो वह ज़्यादा दिन तक फेवरेट नहीं रह पाता था। 2-3 साल ही अच्छा लगता था। मेरे भाई का दोस्त मोहित तो मुझसे 11 साल बड़ा था। पति की बजाय भाई वाली फीलिंग आ रही थी। मोहन भाई मुझे 12 साल बड़े थे। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। अभी तक मैं नाराज़ होती तो मुझे गोद में उठा लेते थे। मेरी बहनी मुझसे क्यों नाराज़ है, जबकि माँ उन्हें टोकती रहती थी। अब ये बड़ी हो गई है। वह कहने लगी कि मुझे छोटी सी लगती है। माँ, कल की तो बात है जब ये छोटे निक्कर पहनकर आगे पीछे भागा करती थी। मोहन भाई, मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाओ, मुझे टॉफ़ियाँ दिलाकर लाओ। वह हंसने लगा और कहने लगे, बच्चियों को पता ही नहीं चलता कब इतनी बड़ी हो जाती हैं। माँ कहने लगी, अभी 2-4 साल है, फिर उसकी शादी भी हो जाएगी। ये सुनकर भाई के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता था। अब मैं लाड से अपने भाई के गले में हाथ डालकर कहती कि मोहन भाई, मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। मेरा हाथ पकड़कर वह चूमते, मेरे सर पर प्यार करते, कहते, शादी तो करनी पड़ेगी ना बरखा, मैं तुम्हें अपने पास हमेशा नहीं रख सकता। दुनिया का दस्तूर है। मैं ये सोच रही थी कि भाई को दुनिया का दस्तूर निभाने की इतनी जल्दी क्यों थी। मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही थी। हो सकता था कि 2-3 साल बाद भी मेरे लिए अच्छा रिश्ता आ जाता। ये कौन सा रिश्ता मेरे लिए आखिरी था। जो भाई और माँ उस बूढ़े मोहित पर मरे जा रहे थे, उसके तो कनपटियों के बाल भी कुछ कुछ सफ़ेद थे। मेरा दिल नहीं था मैं उस आदमी से शादी के लिए तैयार हो जाऊं। जब मैं रोए जा रही थी तो भाई ने मेरे कमरे में आकर मेरी सुर्ख आंखें देखा, मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, क्या परेशानी है तुम्हें? मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, कॉलेज के ज़माने से उसे जानता हूँ, बहुत शरीफ लड़का है, तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा, भाई मेरी कोई उम्र तो नहीं निकली जा रही ना। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बहनी, देखो मैंने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है। तुमसे आज तक कभी मैंने एक कप चाय नहीं उठाने दिया। मोहित के घर में तुम ऐश करोगी, नौकरानियों पर हुक्म चलाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी आम से लड़के से हो और वह तुमसे सारा घर का काम करवाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पर सारी जिम्मेदारियां आ जाए। मैं जानता हूँ तुमसे ये सब नहीं होगा। नन्ही सी जान है तुम्हारी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी ऐश करो। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, मैं छोटी हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे। कहने लगे, मोहित तो 2-3 साल इंतज़ार करने को भी तैयार है। जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता शादी नहीं होगी, बस मंगनी होगी। फिलहाल 1 महीने के बाद हमारे घर में एक छोटी सी फंक्शन रखी गई थी। भाई ने बस अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था और माँ ने अपने कुछ रिश्तेदारों को। लेकिन मोहित की तरफ से 100 से 150 लोग आए थे। उनके माँ बाप जिंदा नहीं थे, लेकिन उसके मामा मामी बाकी रिश्तेदार गांव से आए थे। उनकी औरतों ने काफ़ी सोना पहन रखा था और मुझे भी तोहफे में सोने का सेट दिए गए थे। आज वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था, बल्कि काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। पैंट कोट पहन रखा था, चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जिस चीज़ ने मुझे बेचैन किया उसकी बेबाक नजरें थी। बड़ी बेबाकी से मुझे देख रहा था। मैं अपने आप में सिमट कर बैठ गई। मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मेरे बराबर में बैठते ही उसने सबसे पहले अपने बीच फासले को कम किया था, जो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। मेरे कान के करीब आकर उसने कहा कि मुझे नहीं पता था तुम इस रूप में इतनी हसीन लगोगी। मेरा तो जी चाह रहा है मैं मंगनी के बजाय तुमसे शादी ही कर लूँ और तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊँ। शायद वो पहला आदमी होगा जो एक अजनबी लड़की से पहली मुलाकात में मंगनी की अंगूठी पहनाने से पहले इस तरह की बातें कर रहा था। मैं उसकी बात सुनकर जरा सी घबराई थी। इस पहली मुलाकात में मंगनी के मौके पर उस आदमी से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं रखती थी। उसे अपने बराबर में बैठा देख मेरा दिल घबरा रहा था। वो मेरे बराबर में बैठकर बूढ़े आदमी को बुलाया। शायद मोहित के मामा थे। वह कहने लगा कि जो बात मैंने आपको घर में कही थी, अब जाकर मोहन से कह दो। यह आदमी शायद उसका मामा था और वह आदमी मोहन भाई के पास चला गया। नज़र सामने खड़े मोहन भाई पर थी, जो उस आदमी की बात सुनकर ना में सिर हिला रहे थे। वह आदमी दोबारा से मोहित के पास आ गया। कहने लगा, उसका भाई राजी नहीं है। मोहित ने कहा, चलिए कोई बात नहीं है। उस आदमी ने जल्दी से अंगूठी निकाली। उस वक्त मेरी माँ और मेरे दोनों भाई भी पास ही खड़े थे। उसने अपने नाम की अंगूठी मुझे पहना दी थी।
जो वह डायमंड की थी। सब खुश थे, मंगनी हो चुका था। मोहित ने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रखा, कहने लगा उसे अपने कमरे में जाकर खोलना, वह भी अकेले में। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। मंगनी हो चुकी थी, सब लोग वापस जा चुके थे। मुझे इस बात का शक था कि उसके मामा ने मोहन भाई से क्या कहा था। फिर ये राज भी राज न रहा। माँ कहने लगी वे लोग मंगनी के बजाय शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मोहन को मना कर दिया। हमने कहा कि शादी के बाद विदाई करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ मंगनी करेंगे। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती हम शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरी मंगनी के कुछ दिन बाद रात के 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। एक आदमी की कॉल थी। आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने कहा जी कौन? कहने लगा कि जिसका आपने चैन चुराया है। ये सुनकर मेरा दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं समझी शायद कोई रॉन्ग नंबर है। उससे पहले कि मैं फ़ोन रख देती वह कहने लगा मैं मोहित बात कर रहा हूँ। ये सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। दिल तेज से धड़कने लगा था। कहने लगा बरखा चुप क्यों हो गई हो? तुम्हारी मीठी मीठी आवाज़ सुनने के लिए तो मैंने फ़ोन किया है। मैं भला उसे क्या बात करती, समझ नहीं पा रही थी क्या कहूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं था। कहने लगा कि तुम मंगनी के मौका पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने तो बहुत चाहा तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन मोहन ने मना कर दिया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया था। मुझे नहीं पता था कि मोहन की छोटी सी बहन, जो कभी 2 पौनी चोटी बनाकर फ्रॉक पहनकर अपने भाई के गोद में बैठा करती थी, 7 सालों में इतनी हसीन निकली थी। उस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था मैं इतनी बेचैनी से गुजर रहा हूँ। कहने लगा कि तुम वीडियो कॉल करो, तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो उस आदमी की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी, हैरान हुई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बात करनी। मैंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल बड़ा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यूँ तो मेरी तारीफ़ बहुत से लोगों ने की थी, लेकिन उसकी तारीफ़ मैं पहली बार सुन रही थी, इसलिए चेहरे पर थोड़ा सा पसीना बहने लगा था। उसी वक्त मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, जिस पर एक शायरी लिखी हुई थी, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं यूँ सदियों से अधूरा भटक रहा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे न मुझे होश रहे, इस कदर टूट कर चाहो मुझे पागल कर दो। ये शायरी उसने मुझे भेजी थी। उसके साथ ऐसा इमोजी भेजा था। खैर शायरी तो मेरे वैसे भी पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन इमोजी देखकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख लाल हो गई थी। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और सो गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज में गई तो छुट्टी होने पर वापस आने के लिए बाहर निकली तो मोहित सामने अपनी गाड़ी से टेक लगाए अपना काला चश्मा पहने खड़े थे। देखकर मैं कुछ हैरान हो रही थी। उस वक्त वो मेरे कॉलेज के बाहर क्या कर रहे थे? मुझे देखते ही उन्होंने अपनी आंखों से काले रंग का चश्मा निकाला और मुझे बुलाने लगे। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई उनके पास पहुंच गई। मैंने कहा आपको यहाँ मेरे पास नहीं आना चाहिए था। कहने लगे फिर क्या करूँ? तुमने तो मुझे अपना दीवाना बनाकर रख दिया है। चलो आओ बैठो गाड़ी में। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा बस ड्राइवर आने वाला है। कहने लगा मैं हूँ ना तुम्हारा ड्राइवर, अब अपने ड्राइवर को मना करो, मैं तुम्हें रोज़ पिकअप करूँगा। मैंने कहा ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने लगा मुझे तो अच्छा लगता है ना, चलो गाड़ी में बैठो। ना चाहते हुए भी मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। एक तो कम उम्र और अकल भी नहीं थी, किस मौका पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने ऐसी कोई बात मुझे समझाई ही नहीं थी। फिलहाल उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे लगा मुझे मेरे घर छोड़कर आएगा, लेकिन वो मुझे अपने घर ले गया। गाड़ी जब उसके घर के सामने खड़ी हुई और उसने जल्दी से हॉर्न देना शुरू कर दिया, मैंने कहा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वह कहने लगा कुछ ज़रूरी काम था इसलिए लाया हूँ। तब तक चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया था। गाड़ी अंदर आंगन में जाकर रुकी थी। गाड़ी से नीचे उतर गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, कमर से पकड़कर वो मेरे करीब आ गया, मुझे अपने घर के आंगन में ले गया। घर में नौकर काम कर रहे थे। वो मुझे सीधा ऊपर के मंजिल पर ले गया और वह किसी सपनों के महल जैसा कमरा था। आलीशान खूबसूरत सेट किया गया था। कुछ पल तो मैं देखती रह गई थी। कहने लगा मैंने ये कल ही तैयार करवाया है, देखकर बताओ किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। मैं तो कमरा देखते रह गई थी। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है। कहने लगा देखो किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, अभी बता दो, कल को ऐतराज़ मत करना। मैंने कहा क्या मतलब, किस चीज़ की कमी है? मेरे सवाल पर वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्म हवा मुझे महसूस होने लगी थी। उसने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे अपने बाहों में ले लिया था। कहने लगा स्वीट हार्ट, मेरा तुम्हारा कमरा है। फिर हंसते हुए उसने मेरी कमर को आज़ाद किया था। मैं डरती हुई पीछे हट गई थी। पहली बार किसी ने मुझे यूँ छुआ था। मेरा दिल तो काबू से बाहर हो रहा था। मैंने कहा कि मोहित मुझे वापस घर जाना है। कहने लगा अच्छा छोड़ आऊँगा तुम्हें।
इस कमरे को अच्छी तरह से देख लो, कोई कमी तो नहीं लग रही। मैं उसे पूरी करवा दूंगा। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मुझे उसकी नज़रें अपने बदन के आर पार महसूस हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मैं ऐसा महसूस कर रही थी खुद को उसकी नज़रों से छुपा लो। उसने अपने जेब में से एक सिगरेट की डिब्बी निकाली, अपने होठों पर दबा दिया, लाइटर से जलाया और कहा, कमरे को ठीक से देखा? मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, शादी को अभी 4 साल पड़े हैं, आपने अभी से सेट करवा लिया। मुझे हैरानी है कि वह इतनी जल्दी एक दिन में कमरा क्यों सेट करवा चुका था। कहने लगा, इतना सब्र नहीं है मेरे पास। जानती हो, तुम्हारे आने से ये कमरा मुझे पूरा लग रहा है। और कहने लगा, तुमने मेरा मैसेज पढ़ा था? उसकी इस बात से मुझे मैसेज और इमोजी याद आ गया था। मैं शर्म से सुर्ख लाल हो गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, वह शायरी मेरे दिल की आवाज़ थी। फिर कहने लगा, देखो, मुझसे फ़ोन पर बातें कर लिया करो। रात की तन्हाई में जो तुम्हारी याद सताती है, चैन नहीं लेने देता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बातें कर लिया करो। मैंने कहा कि मुझे ऐसी बातों की आदत नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अच्छा भी लगने लगेगा। इतना अच्छा कि तुम इन बातों के बगैर चैन नहीं लोगी। उसका शब्द बहुत तड़पा हुआ लग रहा था। मेरा दिल मेरे काबू से बाहर होने लगा। वह कहने लगा, देखो मंगेतर, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और वे सब बातें तुमसे करना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। ये बात सुनकर उसने ठंडी आंख भरी और मुझे अपने साथ मेरे घर छोड़ आया। जैसे ही मैं गाड़ी से निकलने लगी तो कहने लगा, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया है। कह देना कि तुम किसी दोस्त के साथ आई हो। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। और ना ही अपने घर वालों से ये बात बताना। मैं तुम्हें कॉलेज से अपने घर ले गया था और मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि वो मेरे मोहन भाई से पूछकर मुझे लेने आया होगा। शायद यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं बेहद बेवकूफ़ और कम उम्र की लड़की थी। मेरे साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, इसलिए जो कुछ मोहित कहता था मैं वही समझती थी। ऐसा ठीक होता होगा। फ़ोन पर मुझसे बातें करने लगे। उसकी बातों में बेबाकी सी होती थी। कभी कभी तो उसकी बातें मुझे पसीने से तर कर देती थी। बात बात पर कहता था, मुझे संदल कर दो। मैं उसकी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाती थी और वह कहता था, इसका मतलब बताने के लिए एक बार मौका दो, तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तुम मौका नहीं देती। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी कि पता नहीं कब उसकी फालतू बातें शुरू हो जाए। लेकिन एक बात सच थी कि उसकी बातें मुझे कुछ कुछ अच्छी लगने लगी थी। मुझे उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। उसके प्यार भरी बातों की मुझे आदत हो गई थी। ना ही मेरी कोई अच्छी दोस्त थी और ना ही कोई बड़ी बहन जो मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती। मेरी माँ का ध्यान मुझ पर इतना ज़्यादा नहीं था। एक छोटी भाभी थी, वह अपने बच्चों में ही लगी रहती थी, इसलिए मैं मोहित की बातों में आने लगी थी। बरसात का मौसम शुरू हुआ तो उसकी बातों में अजीब सा रंग नज़र आने लगा। कहने लगा, ये बारिश मेरे अंदर आग लगा देती है। मैं उसकी इस तरह की बात समझ नहीं पाती थी। एक बार मुझसे कहने लगा कि ऐसा करो, कल कॉलेज मत जाओ। मैंने कहा, कुछ दिन बाद मेरे पेपर होने वाले हैं। कहने लगा, एक दिन मुझे दे दो प्लीज़, उधार समझ कर दे दो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ बरखा, प्लीज़ मना मत करना। मैंने कहा कि मैं कैसे आपके साथ जा सकती हूँ, ऐसा करिए, आप मोहन भाई से पूछ लीजिए। मेरी बात सुनकर बोलने लगा। कहने लगा, तुम्हारा गुस्से वाला भाई कभी भी मुझे इजाज़त नहीं देगा। तुम कॉलेज के लिए घर से निकलो, लेकिन कॉलेज के अंदर मत जाना। कॉलेज के बाहर से ही मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। मैं उसकी बात पता नहीं क्यों मान गई थी। शायद उसकी बातों का मुझ पर काफ़ी असर हो चुका था। मैं समझती थी बस वो मेरा मंगेतर है, मैं उसकी इज्जत हूँ। रात से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान पर बादल भी बह रहे थे। मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी। मेरा ड्राइवर मुझे कॉलेज तक छोड़कर जा चुका था। कुछ ही देर में मोहित की गाड़ी आकर मेरे पास रुक गई थी। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी उसने अपने घर के आंगन में जाकर रोकी थी, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में दाखिल हुई पूरा आंगन खाली था। मैंने कहा कि नौकर कहाँ है? वह कहने लगा, सब छुट्टी पर हैं। ये देखकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। उसने वैसे ही बड़ी बेकरारी दिखाई थी। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे ऊपर ले गया। जब मैं उसके कमरे में गई, उसके कमरे में चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। शायद उसने कमरे को इत्र से महकाया हुआ था। कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाता हूँ। कोई भी नौकर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मेहमान नवाजी मुझे खुद निभानी पड़ेगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ये सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। खिड़की से बाहर देखा, अब बारिश के मोटे मोटे बूंदे गिरने लगे थे और बादल भी गरज रहा था।
मुझे शुरू से ही बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता था। हल्की फुल्की बारिश हो तो अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे ही तेज़ बारिश शुरू हुई तो मेरी जान निकलने लगी। मैं सोच रही थी कि मोहित से कहूँगी मुझे वापस घर छोड़ दे। घर जाकर बहाना बना दूंगी कि सर में दर्द था। बारिश होने से कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई थी। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए मुझसे सवाल जवाब नहीं करते थे, ना ही कोई शक की बुनियाद थी। मैं अभी बारिश को देख रही थी और अंदर ही अंदर मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। किसी की गर्म सांसें मेरे कानों तक पहुंची थी। मैंने एक झटके से पलटकर देखा तो मोहित मेरे बेहद करीब मेरे पास खड़ा था। जैसे ही मैं पलटी, उनकी बाहों में आ गई। वह मुझे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा, संभल कर, अगर मैं खड़ा ना होता तो गिर जाती। मैंने उनका हाथ अपनी कमर से हटाया था। सामने ही टेबल पर जूस का गिलास रखा हुआ था। कहने लगा, पी लो। एक तो बादलों की तेज गरज ने मुझे और डराया हुआ था। मोहित, मुझे वापस छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ, तुम पहले जूस पी लो, फिर तुम्हें छोड़ आता हूँ। घर जाने की बहुत जल्दी है ना? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पीना। मैं बार बार खिड़की से बाहर तेज बरसती बारिश देख रही थी। मोहित कहने लगा, जब तक जूस नहीं पियोगी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आऊँगा। मैंने थोड़ा घूंट पी लिया। मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी चलो, बारिश बहुत तेज हो जाएगी। मुझे तेज बारिश में डर लगता है। वह कहने लगा कि बारिश तो सीने में आग लगाने के लिए होती है। मेरे अंदर तो आग भड़कने लग जाती है, और जानती हो ये आग कैसे बुझेगी? तुम मुझे संदल कर दोगी तब। उनकी ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। कहने लगा, चलो। उसका बस कहना था कि मैं जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर चली आई थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, आंगन में चौकीदार भी नहीं था, कोई नौकर भी नहीं था, कोई ड्राइवर भी नहीं था। ये तेज़ बारिश मुझे पल भर में भिगो कर रख दिया था। मैं उस इंतज़ार में थी कि जल्दी से मोहित बाहर आए और मुझे घर छोड़कर आए। 15 मिनट बीत गए थे, पता नहीं वह कहाँ रह गया था। मैं गाड़ी के पास कब से खड़ी थी। मोहित पुकारने लगी, जल्दी आइए, मुझे छोड़कर आइए, मुझे देर हो रही है। बारिश अब तूफानी रूप धारण कर चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और सर्दी भी लगने लगी थी। जब मोहित बाहर आए तो मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी उतरने लगी थी। बादल की तेज गरज ने मुझे और डरा कर रख दिया था। पता नहीं चला कब डर के मारे मैं मोहित के सीने से जा लगी थी। बारिश में मैं पूरी भीग चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से भींच लिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बेहोशी आने लगी थी। मैं चाहकर भी उनके पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पाई थी। बेहोशी की वजह से नींद सवार होने लगी थी और एक पल में ही मैं अपनी सारी इज्जत गंवा बैठी थी। मेरे साथ मोहित ने रेप किया था, और वह भी जूस में नशे की दवाई मिलाकर। मोहित ने मेरा सब कुछ बर्बाद करके मुझे घर तो छोड़ दिया था। मुझे मना भी कर रहा था कि तुम घर वालों से कुछ भी नहीं बताओगी। मेरे अकल पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मुझे 5वां महीना लगा तो मेरी माँ को महसूस हुआ। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और मेरी माँ को ये बात बताई तो वो वहीं पर बेहोश हो गई, और उन्होंने बताया, ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया? मैं बहुत मजबूर होकर अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और जब ये बात मोहित को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया था कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। तुम्हारी बेटी ने किसी और के साथ मुंह काला किया होगा, और उसने मंगनी भी तोड़ दी। वह बाहर विदेश चला गया। फिर हमने उसके ऊपर केस किया। उसने वकील कर लिया, हमें ही झूठा साबित कर दिया। उसने फर्जी टिकट और वीज़ा बनाकर ये साबित कर दिया कि वह तो इंडिया में था ही नहीं। ये बच्चा मेरा नहीं है, और मैं पूरे 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, और मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी। ना ही मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत था। डीएनए से पता चल जाता कि उसका ही बच्चा है, लेकिन वह इंडिया में आया ही नहीं तो डीएनए कहाँ से चेक कराती। मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि उन सभी लड़कियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है जिनकी मंगनी हो गई है और उनके मंगेतर इस तरह से उनसे कोई उम्मीद करते हैं, तो सावधान हो जाइए। भगवान ना करे कि जो मेरे साथ हुआ वह आप लोगों के साथ हो। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। ऐसा ना हो फिर कोई मोहित जैसा आदमी तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चलता बने। और आज मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर रही हूँ और जॉब करती हूँ, और मेरी सोचने समझने की शक्ति अब ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं ऐसे हर इंसान से नफरत करने लगी हूँ जो प्यार के नाम पर धोखा देते हैं और अपनी की हुई गलती को स्वीकार नहीं करते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।